ये बनता है कि शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है कालाशोक। ध्यान रखेंगे कालाशोक। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय की ये कौन थे? उस समय ये शासक थे। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सबा कामी की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? कालाशोक को जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो का कट ऑफ क्या होना चाहिए, कितना आपको स्कोर करना है। जनरल कैटेगरीज के लिए 46 मार्क्स, बीसी के लिए 44, उसी तरह से बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? और वो प्रांत था संयुक्त प्रांत। देखिए संयुक्त प्रांत का मतलब ये है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी भूमि है संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने का कारण ये था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और आपको बताना है यहाँ पे कुट का सही प्रयोग करके सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। और यहाँ पे जो भी दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से सिंगल करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मैच करते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया अमेरिकी अधिकार पत्र, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 के साथ काफ़ी सारे जो कि सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी कि आयरिश संविधान से लिया गया, ठीक है। तो बी का 3rd के साथ मिल रहा है। चलिए बी का 3rd के साथ यहाँ पर भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी सी का 1st। ऑप्शंस देख सकते हैं, बी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। उसी तरह से केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। डी का 2 के साथ बिल्कुल सही है। ऑप्शंस बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, झेलम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से नीचे कमेंट करके ये बताइए कि झेलम को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, यानी कि प्राचीन काल में झेलम को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? कल की वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताया भी था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक के रूप में हम लोग गोपाल को जानते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। 7वीं शताब्दी में की थी। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा जो कि अदबंध के नाम से की है, यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो नाम रखा गया था अरब के लेखकों के द्वारा इसकी जो चर्चा की गई है वो अदबंध के नाम से की गई है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। ध्यान रखिएगा, पूछ ले किस नदी के किनारे, तो पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान जो कि पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखेंगे भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत
में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? स्थापित करने की जो पहली अनुमति मिली थी, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी, वो जहांगीर से मिली थी। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पेरिस की संधि के तहत। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना होगा कि देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध को 7 वर्षीय युद्ध की कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1756 से 1763 होगा। ठीक है, 1756 से 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयर कुट द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा जो है वो किसे कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पे आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग नीचे कमेंट करके बताते हैं। नीचे आप कमेंट कीजिए ये क्वेश्चंस कि जो इनका अष्टप्रधान था उसमें सुमंत किसे कहा जाता था? सुमंत, जैसे यहाँ पे पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, तो सुमंत का मतलब सुमंत जो है वो किनका विभाग होता था? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष बताइए। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि प्रोटेम स्पीकर की चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, किस तरह से राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये भारत के बीचों बीच से लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। मान के चले कि हमारा ग्लोब है। ठीक है, तो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर होता है। तो ये इक्वेटर का मतलब क्या है कि इस तरह से ही खींचा गया ना, तो 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर मैं इसको ध्रुव की तरफ बढ़ता हूँ, यानी कि नॉर्थ या फिर साउथ पोल की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा, तो ये कुछ इस तरह से, यानी देखिएगा अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये अक्षांश जो वृत्त इस तरह से जो खींचा जाएगा वो थोड़ा सा कम होगा इसके अपेक्षा। इस तरह से ऊपर के अगर ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो व्यास होगा वो क्या होगा, घटता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आई होप की बात आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो विभाजन किया गया था स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर इसका बताइए कि सही क्रम क्या होता है। 3 पॉइंट्स दिए गए, सीमा, सियाल, निफे। तो आपको पता होगा कि अगर हम धरातल से केंद्र की तरफ बढ़े तो केंद्र में हमारा निफे होता है और सबसे ऊपर सियाल। सियाल, सीमा, निफे, यानी हम कह सकते हैं 2 1 3 सियाल, सीमा, निफे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि चौथ क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथ क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, एक प्रकार का कर ही था जो कि पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट वन ये बनता है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में जो कि भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ध्वनि जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था?
अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहती है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी बताइए। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के सम्मान में जो कि नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया था। तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में, स्वीडन की सरकार के द्वारा दी जाती है और जब स्टार्ट हुआ था ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन एक बाद में इसमें जुड़ा था अर्थशास्त्र। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखिए मैं आपको बता दूं, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँगा। जो अर्थशास्त्र जुड़ा था ये 1969 में जुड़ा था। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया था, लेकिन जो छठा क्षेत्र जुड़ा वो था इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, जो 5 पुरस्कार होते हैं 5 क्षेत्रों में वो स्वीडन की सरकार देती है। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक है, पीस के क्षेत्र में, ये किस देश की सरकार के द्वारा दी जाती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 100 साल के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे। 100 साल के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे। तो इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस। वाटरलू में स्थित है। जो वाटरलू है आपको पता है कि नेपोलियन के साथ ये संबंधित है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तो वाटरलू कहाँ पर स्थित है, तो ये बेल्जियम में पड़ता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज हम का प्रयोग करते हैं जो कि तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की मात्रक होती है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कि तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक क्या होता है, आपने देखा होगा कि जनरली जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे, उसमें ऊपर एक छोटा सा नुकीले उसमें कुछ बनाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है तड़ित चालक, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें अधिकतर जो मात्रा में प्रयोग किया था वो कॉपर का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि मूल शीर्ष के ठीक पीछे के जो भाग होते हैं उस जड़ में काफ़ी वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। तो इस मोटी जड़ों को हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, स्तंभ मूल। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है। तो बताइए कि कौन सा यहाँ पे जोड़ा जो कि गलत दिया गया। तो अगर आपने हमारी कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जड़ वाले यानी कि जड़ के हम कौन कौन से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर हो गया और मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सभी जड़ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्याज जो होता है, प्याज हो गया, आलू हो गया, केसर, ये सभी तना के रूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि ये गलत है। बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल जो पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा राइजोफेरा में, ठीक है, राइजोफोरा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि कपास संबंधित है। बताइए कि किस कुल के अंतर्गत आता है। कपास किस कुल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। मैंने ऑलरेडी
इस ट्रिक के बारे में, यानी कि पौधों के कुल से संबंधित वीडियो भी बना रखा है, साथ ही साथ अपने जो कि वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख भी रखा है। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो देखिए, मालवेसी कुल के महत्वपूर्ण पौधे कौन कौन से हैं, इसको हम ट्रिक के कैसे याद करेंगे। कपास, भिंडी और गुड़हल, ये 3 इसमें जो कि मेनली आता है, अक्सर पेपर में आपको यही पूछा जाता है। ठीक है, तो कपास, भिंडी और गुड़हल कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, माँ के पास भिंडी और गुड़ है। ट्रिक हो गया कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है, तो माँ का मतलब मालवेसी हो गया, के पास, माँ के पास यानी कि कपास, भिंडी तो भिंडी सिंपल सी भाषा में, गुड़ का मतलब गुड़हल। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि ये होता है मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक तो एक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। समस्थानिक क्या चीज़ें होती है, मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कल की वीडियो, क्योंकि कल की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है हम आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। यही 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। और इसमें हमारा जो रेडियो सक्रिय होता है वो होता है ट्राइटियम, ठीक है, जिसको 1s3 कहते हैं। ये होता है हमारा ट्राइटियम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ट्राइटियम। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। तो अणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं कौन। तो मुद्रास्फीति का सिंपल सी भाषा में समझे तो महंगाई, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे रेडी। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट किया है। मुद्रास्फीति या फिर महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है, और इसमें सबसे अधिक जो लाभान्वित होते हैं वो है ऋणी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा, राज समिति के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में हम लोग वुड डिस्पैच 1854 को जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पे वर्ष होगा, किस वर्ष में की गई थी। तो ये की गई थी 1956 में, यूजीसी जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, भरतनाट्यम, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है, कौन, तो मृणालिनी साराभाई, और उन्हें अम्मा के तौर पर भी जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि किस नृत्यांगना को अम्मा के नाम से जाना जाता था, तो वो थी कौन, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। खालसा पंथ की जो नींव है वो किस सिख गुरु ने डाली थी। तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी 1699 में, ठीक है, 1699, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ये पता होगा कि ये पिछली बार का जो एग्जाम्स था बिहार एसआई का, पेटी में भी क्वेश्चंस ये पूछा गया था अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम है, यानी 8वां तत्व
तो ऊपर में आपने क्वेश्चंस देखा था अष्टक सिद्धांत, ठीक है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए ये डायरेक्ट जो कि परिभाषा और ये पूछा जा सकता है इसी तरह से, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। ग्रेट सर्किल का उदाहरण सिंपल सी भाषा में हम समझे तो ग्लोब बनाइए। ग्लोब पर देखिए कि सबसे बड़ा वृत्त क्या खींचा जा सकता है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा वृत्त बीचों बीच से यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। देखते हैं कि आज आपने कितना स्कोर किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि रोज़ाना आपको इसी तरह की एक मॉक टेस्ट दी जाती है। साथ ही साथ मॉर्निंग में आपको टॉपिक वाइज लूसन भी कराया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके पूरे लूसन बुक को काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िए और डेफिनेटली आपका एग्जाम्स निकलेगा। चलिए बात करते हैं क्यूज का क्वेश्चंस मैंने आपके लिए क्या लगा रखा है। तो क्यूज का क्वेश्चंस ये रहा, नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नानो आसन किसे कहा जाता है। नानो आसन किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चंस का राइट आंसर टिक करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से टिक कर लीजिए। तो नानो आसन के नाम से श्री नारायण गुरु को जाना जाता है, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। इनसे जुड़ी एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान रखिएगा कि शिवगिरी मठ की स्थापना किसने की थी, तो श्री नारायण गुरु ने ही की थी। इनका जन्म केरल में हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने चैलेंज के बारे में जान लीजिए। आपका चैलेंज रखा जाता है आज किस 50 क्वेश्चंस में। जनरल कैटेगरीज के लिए 45 मार्क्स, बीसी के लिए 43, एससी के लिए 39, एसटी कैटेगरीज के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किया है। ऑल पे सेट कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्सिका द्वीप के साथ कौन जुड़ा हुआ है बताइए। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। कोर्सिका जो द्वीप है वो फ्रांस के क्षेत्र में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वांडीवास की लड़ाई में। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था। तो मैंने आपको बताया कि आपको डेट के साथ याद रखना है, 22 जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था 22 जनवरी को। ये किनके किनके बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वांडीवास जो है वो कहाँ पे था, यानी कि वांडीवास जो है वो किस स्टेट का हिस्सा था। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शैडो कैबिनेट का मतलब ये हुआ कि छाया मंत्रिमंडल, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की छाया मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी, जिसको एनएसएस कहते हैं, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा, ठीक है, पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे और ये 1914 में की गई थी। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, जैसे नायर सर्विस सोसाइटी नायर समुदाय की सामाजिक उन्नति और कल्याण के लिए बनाई गई एक संस्था थी, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से केरल राज्य में पाई जाती है। इसे मंथु पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापित जो डेट था वो क्या, 31 अक्टूबर 1914। अब 31 अक्टूबर देखने से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली माइंड में आना चाहिए कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हम लोग कह सकते हैं एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी।
किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बाकी के सेट्स को देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे और इनकी जीवनी लिखी गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो कौन से गुरु थे, कौन से नंबर के? तो अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे। अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, यानी कि ये 5 पांडवों में से एक, तो 5वें गुरु थे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3, यानी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा आप इस लिस्ट को भी पढ़ करके समझ सकते हैं कि कौन कब जो कि हस्ताक्षर किए थे, सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में जब स्टार्ट किया गया था, क्लियर। और अंतिम भी याद रखिएगा कि ग्वालियर यानी सिंधिया जो फरवरी 1804 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर को हुआ था पहली बैठक। तो पहली बैठक के दौरान जो वरिष्ठ जो नेता थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, यानी हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। और जस्ट 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, यानी 11 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे विनेगल नरसिंह राव, यानी जिनको हम लोग शॉर्ट में VN राव के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, H बेग। ये एक जो कि जम्मू कश्मीर के ये इतिहासकार थे, ना कि ये संविधान सभा के कोई सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, बताइए कब, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कि आपको याद रखना है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 के बी के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी डायरेक्ट पूछा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्रदान किया गया? तो 31 के बी के तहत, क्लियर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ, बताइए कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा, तो प्रथम संशोधन हुआ कब था? नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक की अवश्य संशोधन होना चाहिए या फिर संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये जो संशोधन किया जाएगा वो प्रथम अनुसूची यानी कि पहली अनुसूची में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चलिए बाकी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण किया गया वो 7वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है ना, जिसमें 3 सूची बांटी गई है, संघ, समवर्ती और एक राज्य सूची, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी पॉइंट्स को देखिए कि संविधान की सूचित भाषाओं को निहित करता है। तो देखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चौथी अगर बात करें पॉइंट्स की तो ये आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान रखता है। तो
तो ये जो है वो पाँचवा और छठा के बारे में बात कही जाती है, पाँचवीं और छठी अनुसूची से संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वो 148 के फर्स्ट के तहत की जाती है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता का जो प्रावधान किया गया वो किस भाग में, तो भाग 2 में। और संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद में। और ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया और भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है बताइए। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए कुछ सदस्य नहीं, यहाँ पे 1/3 सदस्य होना चाहिए था। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता क्योंकि एक स्थायी सदन है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया कि 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जैसे याद रख सकते हैं वृहजातक, वृहसंहिता, वृहद संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। ये 3 पुस्तक जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, केवल और केवल साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल और केवल साहित्य से संबंधित है। ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और जान लेते हैं। जैसे मैग्सेस जो आप पुरस्कार देख रहे हैं, मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगला पॉइंट बनता है कि सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा रहा है कि सार्स का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सार्स का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे बताइए। पहले आप एक बार कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं कौन कौन। तो देखिए राज्यों का भी होता है और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों का भी होता है, यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। उनके प्रतिनिधि होते हैं जो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन होता है कि मुखौटा जो नृत्य है वो किस राज्य का है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग करते हैं, और वो है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न बनता है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। राइट आंसर होगा मैक संख्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था वान ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतक है, वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतक है,
देखिए इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे लाइकेन और मॉस नहीं उगते हैं वहाँ पे माना जाता है कि ये वायु प्रदूषण है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लाइकेन और मॉस जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है सीसा यानी कि लेड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 8 अस्थियां होती है। पसलियों की संख्या 22 जोड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं की संख्या जो होता है वो 33 होता है। और अगर हम चेहरे में बात करें तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। कभी कभी पूछा जाता है कि पूरे फेस यानी कि यहाँ पे ये आपका देखिए फेस हो गया और ये आपका खोपड़ी होगा, दोनों को मिलाकर के पूछा जाता है तो टोटल 22, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन बनता है कि अनुवांशिकी इकाई है। अनुवांशिकी इकाई है, अनुवांशिकी की इकाई जीन होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस में मापते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्रकाश का वेग बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि इसमें एक्चुअली लोग करते क्या है, इसमें मात्रक बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं एग्जाम में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी और ध्यान देना होगा कि मात्रक क्या है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वो मीटर पर सेकंड तो ना देख करके वो डायरेक्ट 3 × 10⁸ टिक करके चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड कहाँ पे होता है, यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका मात्रक पे आपको ध्यान देना है। आई होप की बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी होता है निम्नलिखित में इसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, ठीक है, जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी में। अगला क्वेश्चन कि पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है किस तरीके से? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जंगली किस्म से प्रजनन करा के। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, आई होप कि समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पौधों में बीज में किसी अन्य पौधों एवं जंतुओं के जीव स्थानांतरित करके अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली जो रोग होता है वो किस फसल से संबंधित है? ये संबंधित है बाजरा से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बाजरा से संबंधित होता है। यहाँ पे पढ़िए कि हरित बाली रोग जो है वो बाजरे की फसल में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इसमें बाजरे की फसल में बालियों के उगने वाले स्थान में टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ उगने लगती है और बालियों का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करते हैं? पत्ता गोभी जो है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ पे करते हैं? तो ये पत्तियों में करते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मिथाइल एल्कोहल का समजात है। देखिए मिथाइल एल्कोहल को सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH3OH, ठीक है, ये होता है मिथाइल एल्कोहल। अब ये बताइए कि इसके समजात कौन होगा? समजात का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये क्या है, ये एक प्रकार का एल्केन ग्रुप है, ठीक है, एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप वाले ही इसमें हम कहेंगे कि समजात होगा। तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल देखिए, इथाइल एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो ये हमारा हो गया, ये भी आपका एल्केन ग्रुप है। तो दोनों एल्केन ग्रुप हुआ इसलिए ये समजात हुआ, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे भूगोल का जनक हिकेटियस कह देंगे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लगा रखा है कि भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्टमैन, उसी तरह से व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज और भौतिक भूगोल का जनक पैलेडोनियम, ठीक है। चलिए साथ साथ एक और पॉइंट्स यहाँ पे है जो कि आप इसको भी याद रखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अलेक्जेंडर, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एलेक्जेंडर, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया आप इनको अच्छे से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ये पर्वत माना जाता है। तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए पार्थिव ग्रह कभी कभी ना लिख करके आंतरिक ग्रह आपसे पूछा जाता है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या या फिर पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो इधर वाले जो है, यानी कि सूर्य के बाद के जो 4 ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे सन को ले लें तो इसके बाद हमारा मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद हम कह सकते हैं ये हमारा जो आता है मार्स आता है, मार्स ले लीजिए, और इसके बाद अर्थ, यानी ये जो 4 ग्रह हुए इनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता होती है। ये क्वेश्चंस मैंने कल के क्यूज में भी पूछा था आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन बनता है कि महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के प्रणेता हैं। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की जो प्रणेता है वो वेगनार, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वेगनार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, बताइए। चलिए एक एक करके देखते हैं। वॉलीबॉल में बात करें तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं और वाटर पोलो में 7 होते हैं। ठीक है, इसमें 6 और इसमें 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसमें लिख देते हैं, एक तो 6 और एक में 7। ठीक है, उस तरह से वाटर पोलो तो क्लियर हो गया, वाटर पोलो में 7 और बास्केटबॉल में 5। अगर कबड्डी और नेटबॉल में बात करें तो दोनों में 7-7 होता है, और नेटबॉल में 7 और खो खो में 9। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी में देखिए कबड्डी और नेटबॉल दोनों में 7-7 होते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी फ्लाइंग स्पिरिट नाम उपनाम से किस एथलीट को जाना जाता है, किस भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है। उड़न परी या फिर स्वर्ण बालिका के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। तो उनका जो उपदेश था मानव बंधुत्व का उपदेश उन्होंने दिया था, ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। कवि चंडीदास का योगदान है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में, बंगाली भाषा को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा ध्यान से कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो ये वेगनर की मान्यता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता होती है। तो ऊपर में आपने इस क्वेश्चन के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 40 था। ठीक है, 40 हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे क्या था कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस, सीमा में बेसाल्ट और ग्रेबो। तो बेसाल्ट चट्टान यानी कि सीमा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और क्रोड में बात करें तो निकेल और लोहा यानी कि निफे मिलता है, निफे में निकेल और लोहा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो महाद्वीपों का विस्तार यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य भूमि अगर हम देखें तो आपको पता है कि 70 और 30 का रेशियो करीब करीब होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो 71 और 29 का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो 29.2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लगभग आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अच्छा, ये इस डेट को देखने से, इस ईस्वी को देखने से कुछ याद आ रहा है, बताइए। 1333 ईस्वी में। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इब्न बतूता नामक जो मोरक्को यात्री था वो MBT के शासनकाल में आया हुआ था, आपको पता होगा। और इससे जुड़ी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इब्न बतूता था उसने एक पुस्तक लिखी थी रहला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि MBT के समय से संबंधित उसने इसमें बात लिखी थी रहला।
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 50 MCQ काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। तो क्यूज क्वेश्चंस आपके लिए ये है कि इतावली यात्री निकोलर द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन में विजयनगर की यात्रा की थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए।